सुबह दरवाजा खोलने से पहले तय करना है कि छाता लें या नहीं। जमीन गीली मिलने का चांस आपके मन में लगभग 0.3 है। तभी पड़ोसी बता देता है कि रात को तेज बारिश हुई थी और उसी पल वो चांस उछलकर लगभग 1 हो जाता है। यहां असली बात पकड़िए, बाहर जमीन में कुछ नहीं बदला, बदली सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन। नई इंफॉर्मेशन मिलने पर किसी चांस को दोबारा तौलना, बस यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गेट की प्रोबेबिलिटी का लगभग हाफ हिस्सा इसी एक आइडिया पर टिका है। पूरे टॉपिक को एक ही तस्वीर पर टांग देते हैं। एक फैक्ट्री में 1000 आइटम्स बने और ये टेबल उन्हें मशीन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से बांटती है। कॉलम्स बताते हैं कि आइटम डिफेक्टिव निकला, ठीक निकला या उस रो का कुल कितना है। पहली रो मशीन 1 ने 600 आइटम्स बनाए, जिनमें 12 डिफेक्टिव और 588 ठीक। दूसरी रो मशीन 2 ने 400 बनाए, जिनमें 20 डिफेक्टिव और 380 ठीक। आखिरी रो कॉलम्स का जोड़ है, कुल 32 डिफेक्टिव, 968 ठीक। अब 3 नाम पक्के कर लीजिए। बीच के सेल्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी देते हैं, जैसे मशीन 1 और डिफेक्टिव एक साथ, यानी 12/1000। किनारों के टोटल्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी देते हैं, जैसे मशीन 1 का चांस 0.6 और किसी एक रो के अंदर रहकर पूछा गया। सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देता है। अब कंडीशनिंग की असली हरकत देखिए, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी पर खड़ा है। ये पहला बार पूरी दुनिया है। 1000 आइटम्स, आपका पूरा सैंपल स्पेस। जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हर सवाल का डिनोमिनेटर यही रहेगा। अब किसी ने बता दिया कि आइटम मशीन 1 का है, उसी पल मशीन 2 वाले सारे आइटम्स नामुमकिन हो गए। उन्हें मिटा दीजिए, बची सिर्फ 600 आइटम्स, और यही अब आपकी पूरी दुनिया है। डिनोमिनेटर खुद बदल गया, 1000 से 600। अब इस छोटी दुनिया में पूछिए कि इसका कितना हिस्सा डिफेक्टिव है। वो है 12, तो आंसर हुआ 12/600, यानी 0.02। यही वो गलती होती है जो हर साल मार्क्स खाती है। डिनोमिनेटर में हमेशा वही जाता है जो गिवन है। अब इसे डेफिनेशन की शक्ल दे दीजिए। P ऑफ A गिवन B बराबर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, और ये तभी वैलिड है जब P ऑफ B 0 से बड़ा हो। ये शर्त औपचारिकता नहीं है। अगर B कभी हो ही नहीं सकता, तो B के हो जाने की शर्त पर सवाल पूछना बेमानी है। याद रखने का सबसे सस्ता तरीका शब्दों में है। ऊपर दोनों एक साथ, नीचे जो गिवन है। उलझन हो तो बार के दाईं तरफ वाली चीज सीधे नीचे उतार दीजिए। इसे नंबर्स से जांच लेते हैं, सीधा गिनकर। मशीन 1 की 600 आइटम्स में से 12 डिफेक्टिव हैं, तो P ऑफ डिफेक्टिव गिवन मशीन 1 बराबर 0.02। अब फॉर्मूला वाला रास्ता, ऊपर चाहिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी, आइटम मशीन 1 का भी हो और डिफेक्टिव भी। वो है 12 आइटम्स पूरी 1000 में से, यानी 0.012। नीचे चाहिए वो जो गिवन है, यानी मशीन 1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.6। अब भाग दीजिए, B on 6 by 4007 बराबर 0.02। बिल्कुल वही जवाब। आदत डाल लीजिए, काउंटिंग से निकालिए और फॉर्मूला से जांचिए। इस सिकुड़ी हुई दुनिया के बारे में एक काम की बात। एक पुरानी लाइब्रेरी सोचिए, जिसमें सैकड़ों ड्रॉर्स भरे पड़े हैं। एक ड्रॉर खींचकर बाहर निकालिए और रोशनी सिर्फ उसी पर डाल दीजिए। अब आपके सवालों के लिए लाइब्रेरी यही ड्रॉर है। इसका नतीजा यह है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खुद एक पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी के सारे नियम उसके अंदर लागू होते हैं। टेबल में देखिए, मशीन 1 के अंदर डिफेक्टिव का चांस 0.02, ठीक होने का 0.98, जोड़ ठीक 1। इसे फॉर्मूला में बांध लीजिए, क्योंकि गेट इसका उल्टा रूप MSQ में डालना पसंद करती है। बार की बाईं तरफ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो जोड़ हमेशा 1 होता है। दुनिया B तक सिकुड़ चुकी है और उसमें अ या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन बार की दाईं तरफ कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो जोड़ 1 होना जरूरी नहीं।
ये 2 अलग दुनियाओं में पूछे गए 2 अलग सवाल हैं। इन्हें जोड़ने का हक नहीं बनता। फैक्ट्री इसका सबूत है। मशीन 1 में डिफेक्ट का चांस 0.02, मशीन 2 में 0.05, जोड़ हुआ 0.071 के आसपास भी नहीं। अब उसी डेफिनेशन को उलट दीजिए और एग्जाम का सबसे काम आने वाला रूप हाथ लग जाता है। दोनों तरफ P ऑफ B से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A गिवन B इंटू P ऑफ B। शब्दों में दोनों के एक साथ होने का चांस बराबर है। पहले एक के होने का चांस गुणा उसके बाद दूसरी के होने का चांस, और ये दोनों दिशाओं में सच है। अब इसे 3 इवेंट्स तक फैलाइए। पहले अ का चांस, फिर अ हो जाने के बाद बी का चांस, फिर दोनों हो जाने के बाद सी का चांस। तीनों को गुणा कर दीजिए। इसे चेन रूल कहते हैं और ये किसी भी लंबाई तक चलता है। जब आप प्रोबेबिलिटी ट्री की किसी ब्रांच पर नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं, आप चेन रूल ही चला रहे होते हैं। अब एक शब्द जिस पर गेट बहुत भरोसा करती है, विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आप कोई चीज उठाकर वापस नहीं रखते तो अगली बार बची चीजों की गिनती भी कम होती है और बनावट भी बदल जाती है। यानी दूसरा ड्रॉ पहले ड्रॉ पर निर्भर करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसके उल्टा विद रिप्लेसमेंट में हालत जस की तस रहती है और ड्रॉज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में ये शब्द ढूंढना आपका पहला काम है। एक बॉक्स में 4 रेड और 6 ब्लू बॉल्स हैं, कुल 10। बिना वापस रखे 2 बॉल्स निकाली जाती हैं। पहली बॉल के रेड होने का चांस है 4/10 यानी 0.4। अब वो बॉल बाहर जा चुकी है। बची 9 बॉल्स जिनमें रेड सिर्फ 3 है, तो दूसरी के रेड होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 3/9। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए। 4/10 गुणा 3/9 मिलता है 12/90। छोटा कीजिए तो बनता है 2/15, लगभग 0.133। अगर दूसरी बार भी 4/10 लगा देते तो आंसर 0.16 आता और वो गलत होता। अब एक अलग तरह का सवाल। कई बार ओवरऑल चांस सीधे नहीं दिया जाता, सिर्फ हर केस के अंदर वाला। जड़ से शुरू कीजिए। सारे आइटम्स। पहली ब्रांच आइटम मशीन 1 से आया, चांस 0.6। दूसरी ब्रांच मशीन 2 से, चांस 0.4। ये मिलकर पूरी दुनिया ढक लेते हैं और आपस में ओवरलैप नहीं करते। अब हर मशीन के अंदर बढ़िए। मशीन 1 में डिफेक्टिव होने का कंडीशनल चांस 0.02 और ठीक निकलने का 0.98। मशीन 2 में डिफेक्टिव का चांस 0.05 और ठीक निकलने का 0.95। अब सिर्फ वो रास्ते चाहिए जो डिफेक्टिव तक पहुंचते हैं। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। हर रास्ते पर नंबर्स मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का हक इसलिए है कि ये रास्ते कभी आपस में नहीं मिलते। जो हमने ट्री में किया उसका नाम है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसकी 2 शर्तें हैं और दोनों जरूरी हैं। पहली, केसेस एग्जॉस्टिव हों, यानी मिलकर पूरी दुनिया ढक लें। दूसरी, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, यानी कोई आउटकम एक से ज्यादा केसेस में न गिना जाए। तब P ऑफ A बराबर होता है हर केस के लिए P ऑफ A गिवन BI इंटू P ऑफ BI, इन सब का जोड़। शब्दों में हर केस के अंदर अ का चांस निकालिए, उस केस के अपने चांस से गुणा कीजिए और सब जोड़ दीजिए। नंबर्स डालते हैं। पहला रास्ता मशीन 1 से आया और डिफेक्टिव निकला, प्रोबेबिलिटी 0.6 गुणा 43 यानी 0.012। दूसरा रास्ता मशीन 2 से आया और डिफेक्टिव निकला, 0.4 गुणा 0.05 यानी 0.02। अब दोनों को जोड़ दीजिए। 0.012 प्लस 0.02 बराबर 0.032। ये ठीक वही 32/1000 है जो हमने टेबल में सीधे गिना था। अब इसका सबसे आम चाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों डिफेक्ट रेट्स का सीधा एवरेज ले लेते हैं। 0.02
और 0.05 का एवरेज निकलता है 0.035, लेकिन सही जवाब 0.032 है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी एक वेटेड एवरेज है। मशीन 1 ज्यादा आइटम्स बनाती है, इसलिए उसकी कम डिफेक्ट रेट का वजन भारी पड़ता है। सीधा एवरेज सिर्फ तभी सही होता है जब सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। अब इस टॉपिक का सिग्नेचर ट्रैप, जो हर साल किसी न किसी शक्ल में लौटता है। पहली लाइन, P ऑफ डिफेक्टिव गिवन मशीन 2। गिवन है मशीन 2, इसलिए दुनिया सिकुड़कर उसकी 400 आइटम्स बनती है, जिनमें डिफेक्टिव हैं 20। जवाब 0.05। अब वही सेल पर उल्टा सवाल, P ऑफ मशीन 2 गिवन डिफेक्टिव। अब गिवन है डिफेक्टिव, इसलिए दुनिया सिकुड़कर कुल 32 डिफेक्टिव आइटम्स बनती है, जिनमें मशीन 2 वाले हैं 20। जवाब 0.625। एक ही सेल और तो बिल्कुल अलग आंसर्स। वजह सिर्फ इतनी कि डिनोमिनेटर बदल गया। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते ही तय कीजिए कि गिवन क्या है। इस उल्टी दिशा को फॉर्मूला में बदलना ही बेस थ्योरम है। इस फर्क को महसूस करने के लिए एक मिसाल साथ रखिए। अगर बारिश हो रही है तो बादल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 1 है। उल्टा पूछिए, अगर बादल हैं तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1 के आसपास भी नहीं। ये रही सूखी फटी जमीन और ऊपर भरे हुए बादल, बिना एक बूंद गिरे। एक ही जोड़ी इवेंट्स, बस दिशा बदली और आंसर जमीन आसमान का हो गया। क्वेश्चन में जो पहले से बता दिया गया वो गिवन है और नीचे जाएगा। एक खास केस भी देख लीजिए, क्योंकि एमएसक्यू में ये सीधे काम आता है। अगर अ और बी इंडिपेंडेंट हैं तो P ऑफ अ इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ अ इंटू P ऑफ B होता है। इसे कंडीशनल वाली डेफिनेशन में रख दीजिए। ऊपर आता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, नीचे P ऑफ B और P ऑफ B कट जाता है, बचता है सिर्फ P ऑफ A। यानी इंडिपेंडेंस का मतलब ही है कि कंडीशन लगाने से कुछ बदलता नहीं। अब इसे उल्टा इस्तेमाल कीजिए। फैक्ट्री में P ऑफ डिफेक्टिव गिवन मशीन 1 है 0.02, जबकि ओवरऑल P ऑफ डिफेक्टिव है 0.032। बराबर नहीं है, इसलिए मशीन और डिफेक्ट डिपेंडेंट है। एक और छोटा रूल जो एग्जाम में सीधा हथियार है, नेस्टेड इवेंट्स। मान लीजिए अब पूरी तरह B के अंदर है, यानी अ होते ही B अपने आप हो जाता है, तब अ इंटरसेक्शन B खुद अ ही है। इसे डेफिनेशन में डालिए तो P ऑफ A गिवन B बन जाता है P ऑफ A अपॉन P ऑफ B, और उल्टी दिशा में P ऑफ B गिवन A बराबर 1। क्योंकि A हो गया तो B पक्का है। एक फेयर डाई पर देखिए, A है 6 आना और B है इवन आना। 6 खुद इवन है, इसलिए अब पूरी तरह B के अंदर है। अब P ऑफ A गिवन B निकालिए। ऊपर 1/6, नीचे 1/2, भाग देने पर 1/3। सीधा गिनकर भी वही। इवन आउटकम्स हैं 2, 4 और 6, और उनमें 6 एक है। अगले सवाल से पहले एक तस्वीर, क्योंकि उसमें वेटिंग का आइडिया आता है। एक सुनसान बस स्टॉप सोचिए। 5 मिनट्स बीत गए और बस नहीं आई। क्या अगले 5 मिनट्स का हिसाब बदल गया? कुछ प्रोसेसेस में जवाब है नहीं। बीता हुआ इंतजार आगे के इंतजार के बारे में कुछ नहीं बताता। इसे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की यही पहचान है। गेट ने इसे सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की शक्ल में पूछा है। गेट डा 2026 क्वेश्चन 34 नैट 2 मार्क्स। x एक एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन लैम्डा है और दिया है P ऑफ x ग्रेटर देन 5 बराबर 0.35। पूछा है P ऑफ x ग्रेटर देन 10 गिवन x ग्रेटर देन 5। पहले वो बात देखिए जो पूरा सवाल छोटा कर देती है। अगर x 10 से बड़ा है तो वो अपने आप 5 से भी बड़ा है, यानी पहला इवेंट पूरी तरह दूसरे के अंदर है। वही नेस्टेड वाली हालत, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधे बन जाती है P ऑफ x ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाय P ऑफ x ग्रेटर देन 5।
ऊपर वाला इंटरसेक्शन अपने आप छोटा इवेंट बन गया। अब ऊपर वाला निकालिए। एक्सपोनेंशियल के लिए p ऑफ x ग्रेटर देन t होता है e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। इसलिए p ऑफ x ग्रेटर देन 10 ठीक p ऑफ x ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर है 0.35 का स्क्वायर, यानी 0.1225। भाग दीजिए। 0.1225 डिवाइडेड बाय 0.35 बराबर 0.35। ऑफिशियल की 0.34 से 0.36 के बीच है। यही मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है। समेट लेते हैं। पहला कंडीशन लगाने का मतलब है दुनिया को सिकोड़ना, और नीचे हमेशा वही जाता है जो गिवन है। दूसरा, बार की बाईं तरफ जोड़ने पर 1 मिलता है, पर दाईं तरफ बदलकर जोड़ने का हक नहीं। तीसरा, उसी फॉर्मूला को उलटने पर मल्टीप्लिकेशन रूल मिलता है, जो चेन बनकर किसी भी लंबाई तक चलता है। चौथा, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी दूसरा ड्रॉ कंडीशनल है। और आखिरी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यानी डिसजॉइंट केसेस पर वेटेड जोड़, कभी सीधा एवरेज नहीं। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए।